वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 विज्ञान विषय के पेपर को हल करने जा रहे हैं। यह पेपर आज 20 मार्च 2024 को हुआ है और सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल बहुत सरल है, यानी जो आज जो पेपर आया है 10वीं बोर्ड विज्ञान का, उसका लेवल बहुत सरल है। कुछ एक प्रश्न थे जो हार्ड थे, बाकी प्रश्न एकदम सिंपल प्रश्न पूछे गए। आपको मैं प्रत्येक प्रश्न का 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें और आपके कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं उसके बारे में हमें बताएं। स्टार्ट करते हैं, बिना समय खराब किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न का 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूं और वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें और बीच में से स्किप ना करें। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आया है। स्टार्ट में अपने 1 से लेकर 15 तक अबसद वाले सवाल हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को संतुलित करना है और संतुलित करने वाली विधि है हीट एंड ट्रायल विधि। यह विधि कहती है कि अभिकारकों में और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या रहनी चाहिए? समान। अब यहाँ पर ध्यान देना कि फर्स्ट साइड में, अभिकारक की साइड में तो Fe कितना है? 1 और उत्पाद के साइड में Fe है 3। तो बराबर करने के लिए हमें Fe को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो Fe इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे। तो उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? 3, क्योंकि Fe इधर भी 3 हो जाएंगे और इधर भी 3 हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है। दही में उपस्थित अम्ल है, तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका उत्तर होगा कॉपर। ध्यान देना, कॉपर जैसे कि जितने भी बर्तन होते हैं और बर्तन की तली में कॉपर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। इससे खाना है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसमें उत्तर होगा अ, कॉपर। चौथा प्रश्न है, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, तो C डबल बंद O, इसका उत्तर है ब, यानी एकल बंद C डबल बंद O एकल बंद, ये कीटोन समूह को बताता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा परिसंचरण से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है द्वार कोशिका। इसका एक सिंपल ट्रिक है कि पत्तियों में होते हैं छिद्र, और छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए क्या होते हैं? द्वार होते हैं। भाई छिद्र को खोलना है तो द्वार खुल जाएंगे और छिद्रों को बंद करना है तो द्वार बंद हो जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा द्वार कोशिका। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के, या कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। हमें सभी को पता है कि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है और वृद्धि हार्मोन से शरीर के सभी अंगों की वृद्धि होती है। तो इसका राइट उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, एकदम सिंपल प्रश्न है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा उभयलिंगी। कहने का मतलब एक पुष्प है और एक पुष्प में पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। जब दोनों हैं तो हम उसको कहेंगे उभयलिंगी। अगला प्रश्न है, पुरुष में लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो इसका उत्तर है एक्स वाई। वह उत्तर है। सभी प्रश्नों के 100% राइट उत्तर मैं बता रहा हूं, लास्ट तक वीडियो ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। यह प्रश्न एकदम सिंपल प्रश्न था, थोड़ा बनाकर दिया है। एकदम सिंपल प्रश्न है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है तो व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। देखो यहां पर मैंने चित्र से समझाया है। कोई व्यक्ति है, वो समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी विशेषता मैंने आपको बताई थी कि बिंब यानी व्यक्ति से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों क्या होती है, बराबर। यानी दर्पण से व्यक्ति की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर। यानी व्यक्ति दर्पण से 3 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूर बनेगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 3 + 3 कितने मीटर, 6 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि sin i बराबर a और sin r बराबर b है तो अपवर्तनांक म्यू होगा। तो ध्यान देना, ये आपके अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, स्नेल का अपवर्तन नियम, इसमें से ये प्रश्न बनाकर पूछा है। हमें पता है स्नेल के अपवर्तन नियम का सूत्र होता है sin i बटे sin r बराबर स्थिरांक यानी म्यू। sin i की जगह क्या लिखना है, a, और sin r की जगह क्या लिखना है, b। तो इसका उत्तर होगा म्यू बराबर a बटे b। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जितनी भी झूठी घटनाएं वो किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। यानी सूर्य उदय होने से पहले हमें दिख जाता है और विलंबित सूर्यास्त यानी अस्त होने के बाद में भी हमें दिख जाता है। तो ये झूठी घटना है, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ये ट्रिक के तौर पर है। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न आया है कि दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है। विचलन कोण को हम d से लिखते हैं। ध्यान देना, विचलन कोण कब बनता है, इसमें राइट उत्तर है कोण x। कोण x है वो विचलन कोण है। आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें एक स्थान पर काटती है और जो साइड में जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचलन कोण। तो इसका उत्तर होगा कोण x। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी अर्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा सुरक्षा उपाय के रूप में। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह के अंदर गड्ढा खोदकर हम एक तार जो डालते हैं उसे कहते हैं भू संपर्क तार, और भू संपर्क तार का उपाय जो उपयोग करते हैं वो सुरक्षा उपाय के रूप में हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां अवसद है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो ये सिंपल है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, यदि हम किसी
धारावाही चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहाँ पर जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। ये तो अपने हो गए 15 अबसद। अब बात करते हैं आगे की। 7 रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है। क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अपने वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण में से ये सवाल आया है। अगला, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र है। क्या सूत्र है? Cl-। जब HCl 2 भागों में टूटता है तो 2 आयन बनते हैं, एक तो धनायन एक ऋणायन। धनायन में बनेगा H+ और ऋणायन में बनेगा Cl-। तो इसमें क्या पूछा है? ऋणायन पूछा है, तो हम लिखेंगे Cl-। तीसरा है अपने C3H8 में या C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या है। जैसे सवाल यदि आपके परीक्षा में आते हैं तो सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 3 है, तो आपने 3 कार्बन बना दिए। जैसे मैंने चित्र में बताया आपको 3 कार्बन दिए हुए हैं, तो 3 कार्बन आपने बना दिए, एक एक लाइन से जोड़ दिए। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। फिर आपको क्या करना है? कार्बन को पकड़ना है और हाइड्रोजन जोड़ना है। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कार्बन में नाम बोलते हैं कार्बन, तो पहले आता है कार, और कार के कितने पहिए होते हैं? 4। तो कहने का मतलब क्या है? एक कार्बन 4 से जुड़ेगा। तो आपको कार्बन को पकड़कर हाइड्रोजन जोड़ना है, और फिर उसके बाद में जितनी लाइनें होगी उन लाइनों को हम गिनेंगे, तो वो हो जाएगी सहसंयोजक आबंधों की संख्या। तो इसमें हम लाइनें गिनते हैं, जो एक एक लाइन गिनते हैं, टोटल लाइनें कितनी हो जाती है? 10। तो C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या हो जाएगी 10। आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो इसका राइट उत्तर होगा अपोहन। अगला है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसमें आप दोनों उत्तर लिख सकते हैं, या तो लिखो सिनेप्स या लिखो अंत ग्रंथन। दोनों उत्तर इसके क्या है? राइट है। अगला है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? आवर्धन। आवर्धन को हम स्मॉल m से लिखते हैं। अगला है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में लेंस उपयोगी होता है। तो मैंने आपको कहा था दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, तो हम अभिसारी लेंस भी लिख सकते हैं। यानी दोनों में से आपने कोई भी एक लिखा है तो आपके 100% राइट है। आगे बढ़ते हैं। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। वो एक एक करके मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। मैं विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक हूं और सामान्य विज्ञान विशेषज्ञ हूं। जो सवालों के उत्तर बता रहा हूं वो 100% राइट हैं। पूरे विश्वास के साथ वीडियो को देखें। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। पहले बात करते हैं पीतल। पीतल क्या है? मिश्र धातु या मिश्रातु। और पीतल मिश्रातु 2 धातुओं से बनी होती है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है,
पिताजी। पिताजी, पी का मतलब पीतल बराबर ता का मतलब तांबा प्लस जी का मतलब जिंक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। तो द्रव अधातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। ध्यान देना, इस अपने धातु और अधातु वाले पार्ट में से दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, फेमस प्रश्न थे जो लगातार परीक्षा में आते हैं। द्रव धातु पूछे तो पारा और द्रव अधातु पूछे तो ब्रोमीन। तीसरा प्रश्न, ध्यान देना, ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है वो प्रश्न इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल, जैसे तीसरा प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है। तीसरे प्रश्न के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले कार्बन की गिनती। मैंने आपको कहा था कि कार्बन की गिनती कहां तक याद रखनी है? 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, ये होगी कार्बन की गिनती। तो यहां पर कार्बन, इस सूत्र में कार्बन कितने हैं हम गिनते हैं तो 1, 2 और 3 कार्बन है। तो मैथ, एथ, प्रोप, ये प्रोप आ गया। फिर हम इस सूत्र में बड़े ध्यान से देखते हैं, यहां पर हमें दिख गया 3 बंध दिख गए, त्रिबंध दिख गए। और त्रिबंध के लिए हमें पता है एल्काइन का सूत्र लगता है, और एल्काइन में पीछे क्या आता है? आइन। तो यहां पर प्रोप धन आइन, क्या उत्तर होगा? प्रोपाइन। और ये चौथा प्रश्न है, ये प्रश्न मतलब ये पादपों में उत्सर्जन से पूछा गया है। 2017 में ये पूरा बड़ा सवाल आया था, और उसमें से ये एक पॉइंट है, ये जो स्टूडेंट ने बड़े मन से ध्यान से पढ़ाई की है, एक एक लाइन ध्यान से याद की है, वो स्टूडेंट ही इस उत्तर को राइट कर पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न है, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पुराने जाइलम में। ठीक है, जाइलम नहीं लिखना है, क्या लिखना है? पुराने जाइलम में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लाराना तथा वमन का नियंत्रण करता है? ध्यान देना, हमारे शरीर में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, और मुंह के अंदर लाराना और वमन यानी उल्टी होना, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? मस्तिष्क के कंट्रोल में है। ध्यान देना, मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसका उत्तर आपको लिखना था मेडुला। आपने मेडुला लिखा है, राइट है, और मेडुला करके आप कोष्टक में ये लिख सकते हो पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये राइट है उत्तर। अगला है, 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ध्यान देना, ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे देना चाहिए था कि लैंगिक संचरण से फैलने वाले 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। अपने इस किताब में जो 2 जीवाणु जनित रोग हैं उनका नाम, एक तो है गोनेरिया, एक है सिफिलिस। ठीक है, छठे प्रश्न का उत्तर गोनेरिया और सिफिलिस, ये जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। 7वां प्रश्न, मेंडल के लक्षणों की वंशागति के नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात या प्रतिशत कितना है? या तो आप अनुपात लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? प्रतिशत। हमें पता है कि मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया, उसमें 2 प्रकार के पौधे लिए, एक तो लंबे पौधे और एक बौने पौधे। उनमें संकरण करवाया, इससे जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे कहते हैं F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में संकरण करवाया तो प्राप्त हुई F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में मेंडल को 2 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए।
पहले पौधे थे लंबे और दूसरे पौधे थे बौने। लंबे पौधे प्राप्त हुए 3 और बौने पौधे प्राप्त हुए 1। तो ध्यान देना, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो। अनुपात लिखना है तो लिख सकते हो 1, और प्रतिशत लिखना है तो लिख सकते हो 25%। 8वां प्रश्न, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। ध्यान देना, यह सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। यदि सिंपल प्रश्न पूछता तो ये पूछता एग्जाम वाला कि लेंस सूत्र लिखिए, तो इसका मैंने ट्रिक आपको लिखवाया था फर्स्ट व्यू। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ध्यान देना, लेंस यानी लेस यानी माइनस, यानी इस सूत्र में क्या आएगा, माइनस आएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला प्रश्न, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? परितारिका। इसका ट्रिक मैंने याद करवाया था, प से पुतली, प से परितारिका। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न सबसे सिंपल प्रश्न दिया है, जिसमें आप उत्तर अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। ध्यान देना, एकदम सिंपल बताता हूं। पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक, और पेड़ पौधों को जो जंतु खाते हैं उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता होते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी। कुल मिला के क्या होते हैं, जंतु होते हैं। तो किसी भी जंतु का एक नाम आपको लिखना था, वो उसका क्या होता, राइट उत्तर। जैसे हिरण, टिड्डा, मेंढक, सांप, बिच्छू, मछली। और इनमें से भी यदि दूसरा भी कोई आपको किसी जंतु का नाम याद आए तो वो नाम लिखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न खंड ब, इसमें चौथा प्रश्न है, Na2CO3 प्लस 2HCl X प्लस H2O प्लस CO2। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक X का रासायनिक नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। मैंने आपको सिंपल बताया था कि सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं धातु, फिर देखते हैं अधातु। तो पहले सूत्र में धातु क्या है, Na, तो क्या आ जाएगा Na। फिर इसमें अधातु क्या है, Cl, तो क्या आ जाएगा Cl। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। यानी रासायनिक सूत्र होगा NaCl, और इसका रासायनिक नाम है वो हम सूत्र को देखकर आराम से लिख सकते हैं। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। यहाँ तक मैंने एक एक प्रश्न के 100% राइट उत्तर बताए हैं, और उससे जो आगे वाले प्रश्न हैं वो बड़े बड़े प्रश्न हैं, और समय कम होने के कारण मैं आपको यहाँ तक ही उत्तर बता पा रहा हूँ। उसके बाद में इस वीडियो का पार्ट 2 है वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। इस पार्ट को हम कल अपलोड करेंगे, यानी कल ये वीडियो पार्ट 2 का आपके मेरे चैनल पर आएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान से संबंधित और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। और आपके विज्ञान विषय का पेपर शानदार रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।